Now this is page number 1, new topic, revision, magnetic effect of current, moving charge and magnetism, और फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो टॉपिक है अभी आज का अपना मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल in external magnetic field, in external uniform magnetic field, magnetic force on charge particle in magnetic field। तो सपोज कोई चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे एंड जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे, इट इज गिवन बाय द फार्मूला Q इंटू V क्रॉस B, और इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा QVB इंटू साइन थीटा एन कैप। मैग्नीट्यूड अगर इसका देखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा QVB साइन थीटा। डायरेक्शन कैसे निकालोगे इसका? बाय राइट हैंड थंब रूल से। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, और इसके कारण यहाँ पर से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स अपॉन चार्ज इंटू V इंटू साइन थीटा, तो फोर्स की यूनिट होती न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलाम, कूलाम इंटू मीटर पर सेकेंड, तो ओवरऑल ये बन जाएगा आपका न्यूटन पर कूलाम पर सेकेंड होता बेटा एम्पियर इंटू मीटर, एंड दैट इज इक्वल्स टू टेस्ला। तो ये ध्यान रखना, टेस्ला किसके इक्वल होता है? न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर के बराबर टेस्ला होता है। डायमेंशनल फार्मूला आप यहां से इसका लिख सकते हो। डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखना तो न्यूटन के लिए M1 L1 T-2, एम्पियर के लिए A या फिर I लिख सकते हो, और मीटर के लिए L1, सो इट इज M1 L0 T-2 I-1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। एंड देन अब इसमें जो डायरेक्शन है इसको आप इस तरह से समझो कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो V क्रॉस B, अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ये है और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ये चार्ज पार्टिकल क्यू है। मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगेगा यहाँ पे? बाय राइट हैंड थंब रूल लोगे, मैग्नेटिक फोर्स कैसा आएगा इसमें? प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हियर। तो मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ध्यान रखना। सो मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू, it is perpendicular to velocity and magnetic force is also perpendicular to magnetic field। और अगर कोई फोर्स मैग्नेट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो उस फोर्स के लिए हमेशा वर्क डन कितना मिलता है? आपको 0 मिलता है। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स कभी भी चार्ज पार्टिकल पे वर्क नहीं कर सकता, चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखोगे मैग्नेटिक फोर्स नेवर डू एनी वर्क ऑन चार्ज पार्टिकल, सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा ये, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, है ना। अब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 कब कब हो सकती? मैग्नेटिक फोर्स कैन बी 0, यहाँ पे आप नोट पे ध्यान रखो, मैग्नेटिक फोर्स की 0 कब होगी? या तो कोई चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, मतलब टोटल चार्ज उस पे कितना है? 0 है, तो भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, या फिर वेलोसिटी 0 हो तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0 रहेगा, मतलब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है,
या फिर एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो या थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो, तब भी इस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चले, ठीक है, एंगल की वैल्यू 0 रहे, यहाँ पे जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे चल रहा है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रहेगा तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्लस है तो ऊपर है, माइनस रहेगा तो ये डायरेक्शन नीचे आ जाएगा। मतलब मेथड वही रहेगी, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने की। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऊपर, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए, ये समझ गए कि नहीं? समझ गए सर। हाँ, अब इसमें दो स्पेशल केसेस हैं कि अगर मान लो एंगल 90 डिग्री का है तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में, अगर सॉरी चार्ज पार्टिकल के लिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो इसका पाथ कैसा बनेगा। और अपार्ट फ्रॉम 90 डिग्री और 180 डिग्री को, जीरो और 180 डिग्री को छोड़ दिया जाए तो फिर पाथ कैसा बनता है। तो एक में बनता है हेलिकल पाथ और एक में कैसा बनता है, सर्कुलर पाथ। तो उसके कैलकुलेशन आते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट हो गया इस पेज का, आगे बढ़ता हूं मैं। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए? हेलो, यस सर, ले लिए। नाउ पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 देखो अभी ना, इस पे पेज नंबर 2 पे अब यहाँ पे स्पेशल केस सेकंड पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री मान लो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन पे अपन ने लिए यहाँ पे, है ना। और किसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया मान लो, तो जो पाथ है चार्ज पार्टिकल का ये सर्कुलर पाथ बनता है बेटा, एंड दिस इज दियर सेंटर, ये इसकी रेडियस है। मैं पहले डायग्राम बना दिया सर्कुलर पाथ का, ये हमको पता है इसलिए, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर, सर्कुलर पाथ आएगा चार्ज पार्टिकल का, ठीक है। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। और अगर मान लो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये भी इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, भी इसकी वेलोसिटी है एंड चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ, तो थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा और पार्टिकल क्या होने लगेगा, यहाँ पे घूमने लगेगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे ऐसा लगेगा और चार्ज पार्टिकल अब ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा। जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ कहीं पे पहुंचेगा, मान लो यहाँ पे, है ना, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा हमेशा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, टुवर्ड द सेंटर। ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा आपका टुवर्ड्स द सेंटर। और जो वेलोसिटी है वो ये रहेगी। तो वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज ऑलवेज रिमेन्स द सेम, और ये पार्टिकल अब सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो प्लस है और आपने ऐसा दिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये, मैग्नेटिक फील्ड is uniform here, it is uniform magnetic field। तो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ आएगा वो सर्कुलर होगा। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रहता यहाँ पे तो ये ऐसा घूमता, प्लस है इसलिए ऐसा घूम रहा है, ठीक है। नेगेटिव रहता तो ऐसा घूमता, ये ध्यान रखना। अब
जो फॉर्मुलेशन बनेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन के, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है इसलिए साइन 90 की वैल्यू कितना जाएगा, क्यू वी बी इंटू साइन 90 इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो इसमें आप देख सकते हो एक भी से एक भी टर्म आपका कैंसिल हो गया एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी गिवन बाय एम वी अपॉन क्यू बी। तो ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है और यहीं पर से आप टाइम पीरियड भी इसका निकाल सकते हो। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी, और टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई, आर की वैल्यू एम बी अपॉन क्यू बी रखोगे तो v से v कट जाएगा, कितना बचेगा, m अपॉन क्यू बी बचेगा। मतलब जो टाइम पीरियड है वो रेडियस से इंडिपेंडेंट है ना। और टाइम पीरियड को आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा आप लिख सकते हो, इट इज आल्सो 2 पाई बाई ओमेगा या फिर 1 बाई एफ। तो अगर आपको ओमेगा निकालना इट इज 2 पाई बाई टी, तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये कितना बचेगा, QB अपॉन m बचेगा। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एक टर्म हो गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक टर्म हो गया आपका टाइम पीरियड, रेडियस का फार्मूला हमने निकाल दिए। रेडियस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पे रेडियस डिपेंड्स ऑन मास, स्पीड, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है। ये जो टर्म है आपका ये लीनियर मोमेंटम का टर्म है, और ये मैंने आपको कैलकुलेशन में सिखाया था कि जो mv है, mv is linear momentum and since kinetic energy is p square upon 2m, so therefore linear momentum is under root 2m into k, और काइनेटिक एनर्जी फॉर द चार्ज पार्टिकल इज q into v भी हम लिखते हैं, जहां पे v क्या है, यहाँ पे v इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैलकुलेशन करने के लिए आप ये इस तरह से यूज कर सकते हैं, यहाँ पे mv को और अलग अलग तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। समझ गए, ये समझ गए कि नहीं, हेलो, समझ गए, हेलो, यस सर, समझ गया। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए। तो अगर एंगल 90 डिग्री का है तो सर्कुलर पाथ बनेगा, चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स से मिल रहा है ना। ये दोनों एफएम लिख दिया मैंने, इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो आपको इस तरह से इसके डेरिवेशन करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अभी स्क्रीनशॉट ले लिए इस पेज का, यस सर। पेज नंबर 3 अभी ना। पेज नंबर 3, अगर एंगल अगर एंगल मान लो 90 डिग्री का ना हो और 0 डिग्री का ना हो, तो फिर कैसे करना है ना। एंगल की वैल्यू अगर 0 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, तो कैलकुलेशन कैसे करोगे अगले पेज पे। तो नाउ फोर्थ पॉइंट, इफ थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो फिर जो पाथ होता है, पाथ कैसा आएगा, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज, चार्ज पार्टिकल इज हेलिकल। ये हेलिकल पाथ बनता है इसमें फिर। ठीक है, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज हेलिकल। तो हेलिकल पाथ कैसे बनेगा देख सकते हो यहाँ पे। ये सपोज मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिया, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा लिया होगा मैंने यहाँ पे।
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और मान लो आपने यहाँ पर से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को u स्पीड से थीटा डिग्री के एंगल से आपने प्रोजेक्ट किया है, या v स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया, तो इसमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए आपके। एक हो जाएगा v cos थीटा दैट इज पैरेलल कंपोनेंट, और एक हो गया यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट दैट इज v sin थीटा। तो ये v cos थीटा के कारण आगे बढ़ेगा, और v sin थीटा के कारण इसका जो पाथ है वो कैसा बनेगा, यहाँ पे सर्कुलर पाथ बनेगा। तो जो पार्टिकल है इट विल फॉलो हेलिकल पाथ या फिर स्पाइरल पाथ बनेगा, जिसमें ये वाला जो डिस्टेंस आएगा दैट इज कॉल्ड पिच, है ना। और जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है ये इसकी रेडियस है। तो यहाँ पे रेडियस का जो फार्मूला आएगा इट इज m इंटू वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ मतलब m v sin थीटा अपॉन क्यू बी। दूसरा टाइम पीरियड इज डेफिनेटली इट इज m अपॉन क्यू बी, टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जो पिच है, pitch is equals to parallel component of velocity into t, and parallel component of velocity is v cos theta and time period is 2 pi m upon qb, ये आ जाएगा pitch। तो अगर एंगल 0 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, तो जो पाथ है चार्ज पार्टिकल का वो कैसा बनेगा, हेलिकल पाथ बनता है, स्पाइरल पाथ बनता है। रेडियस इज एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू वी, time period is 2 pi into m upon qb, pitch is v parallel into t, है ना। समझ गए? हेलो, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये स्पाइरल पाथ बनेगा। क्या होगा अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में है? ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रहता है तो क्या होता है, अगले उस पे आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए ना? यस सर। पेज नंबर 4। अगर मान लो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे है, तो नेक्स्ट हेडिंग आएगी इफ Q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, तो जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे, टोटल फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का सम। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE और मैग्नेटिक फोर्स होता है Q इंटू V क्रॉस B के बराबर। तो ये टोटल फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में, तो फिर उस चार्ज पार्टिकल पे ये दोनों फोर्स लगते हैं। एक टर्म है इलेक्ट्रिक फोर्स और एक टर्म किसके लिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के लिए। जैसे मान लो किसी जगह पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसी जगह पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ये वाले डायरेक्शन पे, और मान लो यहाँ पे कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है, या सिंपल एक चार्ज पार्टिकल रखोगे, तो जैसे ही इसको रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगना चालू होगा, एक्सीलरेशन आएगा, ये आगे बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करने लगेगी, मोड़ने लगेगी, है ना। तो ये जैसे वेलोसिटी है, तो इसमें दो फोर्स साथ में लग रहा है, एक लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये वाले डायरेक्शन पे इस पे कौन सा फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। एंड हम यहाँ पे पाथ अब प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे चार्ज पार्टिकल का, बस आपको ये समझना है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखोगे तो चार्ज पार्टिकल पे दोनों फोर्स लगेंगे। ठीक है, इस पे एक टर्म होता है वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी
सिलेक्टर, अगर हम नेट फोर्स को जीरो कर दें तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स अगर जीरो कर दूं मैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का सम भी जीरो हो जाएगा। सो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू नेगेटिव ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है, और तो फिर इसका मैग्नीट्यूड हम सेम कर ले रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्शन अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड इज सेम, सो दैट इज Q into E is equals to QVB। तो यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो जाएगा, V अगर E by B के रेशियो को सेटिस्फाई करे और दोनों फील्ड इस तरह से रहें कि फोर्सेस एक दूसरे के, जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है तो ये वाले डायरेक्शन पे मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस पे, और इसके अपोजिट डायरेक्शन पे कौन सा फोर्स लगे, मैग्नेटिक फोर्स लगे, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये बिना डिफ्लेक्शन के सीधा सीधा चलेगा। ठीक है, मतलब ये जो वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहेगी अगर E बाई B का रेशियो कांस्टेंट रहेगा तो। ठीक है, और अगर मान लो वेलोसिटी कम है, तो वेलोसिटी कम है तो कौन सा फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा, पार्टिकल ऊपर उठ जाएगा। अगर मान लो वेलोसिटी ज्यादा है तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो फिर ये चार्ज पार्टिकल इस साइड पे मुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दो केस ऐसे होते हैं कि चार्ज पार्टिकल इधर भी जा सकता है, चार्ज पार्टिकल इधर भी आ सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा तो ऊपर उठेगा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से कम है तो ये इधर आएगा। और ये कंडीशन कब बनेगी, जब सीधा सीधा कब चलेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है, तो चार्ज पार्टिकल सीधा चलेगा। ठीक है, तो ये एज अ वेलोसिटी सिलेक्टर के फॉर्म पे हम यूज करते हैं। मान लो हमें किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो फील्ड लगा देते हैं साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ लगा देते हैं। इस तरह से लगा देते हैं कि दोनों के कारण जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया सर। आगे जाते हैं अपन पेज नंबर 5 पे अभी। हाँ, now this is page number 5। देखो पेज नंबर 5 में मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, नेक्स्ट है फिर मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फोर्स का कैलकुलेशन। देखो करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर in external magnetic field, in external magnetic field, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, क्या है ये इसकी कहानी मैग्नेटिक फोर्स की, कि जो मैग्नेटिक फोर्स है करंट कैरिंग वायर में, इट इज गिवन बाय I इंटू L क्रॉस B, मतलब ILB साइन थीटा n कैप, और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड चाहिए इसका तो इट इज I इंटू L इंटू B साइन थीटा। तो यहां पर से भी आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फोर्स अपॉन IL इंटू साइन थीटा, इट इज न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, है ना। ये इसकी ऐसा यूनिट है, डायमेंशनल फॉर्मूला आप यहीं से निकाल सकते हो।
तो एक और यूनिट आप यहाँ पर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका जो डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है इसका, बट ये डेरिवेशन स्टेट बोर्ड में शायद 11th क्लास में दे दिया है ना। तो इसका ये जो डेरिवेशन स्टेट बोर्ड में 11th क्लास में दिया हुआ है, देख लेना अपनी बुक में है तो ठीक है। तो इस पे मान लो यहाँ पे मैं कोई करंट कैरिंग वायर लेता हूँ ऐसा, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है। सपोज दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हियर, है ना। और यहाँ पे मान लो क्या ले लें अपन, इलेक्ट्रॉन ले लें। तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर पे है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है, जो करंट है ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। करंट कैसा फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये ऐसा। तो अब इसमें हम एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करते हैं, ये इतना है ना, ये इतनी लेंथ का, और इस पे टोटल फोर्स कितना आएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू डी एफ एम इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड का, और चार्ज की वैल्यू किसके बराबर जाएगी यहाँ पे, एन ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो एन क्या है यहाँ पे, इट इज टोटल नंबर ऑफ चार्ज। मान लो कितनी जगह पे कितने चार्ज हैं, तो स्मॉल एन इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये टोटल इज एन इंटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज यहाँ पे ए है, और इसकी जो लेंथ है ये डीएल है, तो फिर इसकी जगह पे एन ए इंटू डीएल इंटू ई इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या कर दोगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। लेकिन हमने ये पढ़ा बेटा, करंट की वैल्यू इसके, करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, करंट आई इज इक्वल्स टू, सिंस करंट आई इज इक्वल्स टू एन ई ए इंटू वी डी होता है, बट करंट इज स्केलर क्वांटिटी, इसलिए क्या करेंगे अपन, एन ए ई और वी डी को मैं करंट से रिप्लेस कर देता हूँ, और जो डीएल है उसको वेक्टर बना देता हूँ, तो डीएल क्रॉस बी बन जाएगा। तो ऐसा लिख देना इसको। सो इट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन इनफाइनाइट स्मॉल वायर, इसमें डीएल का डायरेक्शन, आईडीएल इज करंट एलिमेंट, इट्स डायरेक्शन इज along, its direction is along करंट, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उस डायरेक्शन को हमको यहाँ पे लेना है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स आएगा करंट कैरिंग वायर पे। अगर स्ट्रेट वायर है तो सीधा सीधा आई इंटू एल इंटू बी साइन थीटा एन कैप कर दोगे, डेरिवेशन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। बट स्टेट बोर्ड में शायद ये डेरिवेशन नहीं है, ध्यान रखना। तो अब मैग्नेटिक फोर्स हमने निकाल लिए। अब किसी करंट कैरिंग लूप को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो उसमें कितना टॉर्क लगता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट। सर ये डायग्राम में फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड है ना? करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, हाँ इनवर्ड आएगा, ठीक है। डायरेक्शन के लिए तुमको करंट का डायरेक्शन लेना लेंथ की तरफ, फिर उसमें क्रॉस प्रोडक्ट करना मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। नेक्स्ट पेज नंबर 6 में now this is page number 6, पेज नंबर 6 में टॉर्क का कैलकुलेशन। सो टॉर्क इन अ करंट कैरिंग लूप इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। टॉर्क इन अ
करंट कैरिंग लूप इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डायग्राम ऐसा ले लेंगे, ये सपोज नॉर्थ पोल है, ये सपोज साउथ पोल है, और यहाँ पे हमने एक करंट कैरिंग लूप को लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे कितना टॉर्क लगेगा, मान लो ये करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ये ए बी सी डी, ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है बेटा, यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो इस पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो ये जो लूप है, एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा बनेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये कुछ इस तरह से आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो इसके कारण ये वाली आर्म पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा अंदर, और ये वाली आर्म पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बाहर, और इसके कारण ये इस लूप को क्या करेगा, रोटेट करेगा ऐसा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हियर, ठीक है। तो ये टॉर्क का डायरेक्शन बनेगा, और टॉर्क का फार्मूला किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे करंट कैरिंग लूप में जो टॉर्क आएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म अपन लिखते हैं आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये इसकी लेंथ है यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू लेंथ, ये वायर की लेंथ है और ये वायर की ब्रेथ है मान लो इधर पे। तो फोर्स का फार्मूला जाएगा आई इंटू एल इंटू बी, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा इट इज बी इंटू सपोज साइन थीटा में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे डायग्राम में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट इट कम्स आउट टू बी आई इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ये किसके बराबर हो गया यहाँ पे, फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। तो बेटा आई इंटू एरिया इंटू बी साइन थीटा, आई इंटू एरिया मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, तो इसको वेक्टर फॉर्म पे या सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज लिख दोगे एम बी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म पे अगर लिखना है तो इट इज एम क्रॉस बी, और यहाँ पे थीटा किसके बीच में एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक field. What is M here? M is magnetic movement है ये, हाँ। M magnetic movement is NIA, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। What is N here? N is number of turn, ठीक है। तो ये टॉर्क को आपको इस तरह से लिखना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसको इस तरह से मेंशन करना है, ठीक है। वो एक और जो डायग्राम है जिसमें ये मूवमेंट आर्म लिखना होता है उसकी जरूरत नहीं, आप इस तरह से मेंशन कर दोगे, हो सकता है मार्क कटे, आधा मार्क या नहीं भी कटे, है ना। तो दूसरा आता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कैसे आएगा, पोटेंशियल एनर्जी U डायरेक्ट लिखोगे, U इज इक्वल्स टू माइनस m डॉट b या माइनस एम बी कॉस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी है। और जो भी कैलकुलेशन होते हैं वर्क डन के, उसके कैलकुलेशन आपको कैसे करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से करना है, जो मैंने पहले से बताया हुआ है। तो यहाँ पर भी थीटा किसके बीच में एंगल है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड बी के बीच में एंगल है, ठीक है। समझ गए, हेलो समझ गए कि नहीं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल galvanometer. What is galvanometer? Galvanometer is a current sensitive device used to measure very small current. इसका जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में इस तरह की मैग्नेट यूज करते हैं जिसको आप
जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और यहाँ पे एक फ्रेम पे, और ये क्या बना होता है, स्केल बनी होती है यहाँ पे, और एक स्प्रिंग लगी होती है, और इस स्प्रिंग से पॉइंटर अटैच होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है यहाँ पे, इट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, है ना। और इस पे जो करंट कैरिंग वायर है वो कुछ इस तरह से है, मान लो, जिससे इस कॉइल का जो प्लेन होता है, ये करंट मान लो आई गया, यहाँ से आई आया, तो ये करंट कैरिंग लूप है, और ये क्या है यहाँ पे, इट इज सॉफ्ट आयरन कोर। तो सॉफ्ट आयरन कोर, ये मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, so that plane of coil is always parallel to magnetic field, therefore टॉर्क की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कॉइल का प्लेन हमेशा, अगर ये रोटेट भी हो रही है तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बनी रहेगी ये, और इसके कारण हमेशा जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो मैक्सिमम होता है। तो जो इक्वेशन बनेगी वो किस तरह से आएगी यहाँ पे, नाउ एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे टॉर्क बाय करंट, टॉर्क बाय मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू टॉर्क बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क है, ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और हमेशा मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है, दैट इज इक्वल्स टू mb। और स्प्रिंग के कारण जो टॉर्क आएगा, इट इज गिवन बाय c into phi, एंड व्हिच इज phi हियर। phi जो एंगल होता है, ये कहां से कहां तक का होता है, ये वाला एंगल है जिसको आप, ये एंगल phi है। ठीक है, तो यहाँ पे c इज टोरिजनल कांस्टेंट एंड phi इज एंगल ऑफ ट्विस्ट इन स्प्रिंग, आप बोल सकते हो। ठीक है, और m की वैल्यू क्या होती है, NIA into B is equals to C into phi. So therefore I is equals to C divided by NA into B into phi. So current is directly measured using this angle of twist, या ये जो एंगल आता है, ये जितना एंगल आएगा वो करंट के प्रोपोर्शनल है। तो प्रॉपर कैलिब्रेशन से यहाँ पे पर्ची चिपका देते हैं कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसा, और ये करंट यहाँ पे डायरेक्टली मेजर होता है। तो अब करंट सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दैट इज K into phi। तो इसकी जो सेंसिटिविटी है वो कैसे बढ़ाते हैं अपन, सेंसिटिविटी का मतलब है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब ये टर्म आ जाएगा NAB/C। तो इसकी सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाओगे, है ना, छोटा सा करंट दो, उसमें भी डिफ्लेक्शन आने लगे, मतलब ज्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ टर्न ज्यादा बढ़ाओगे, एरिया ज्यादा रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रखोगे, और जो स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है उसको कैसा रखना है, कम से कम रखना है। ठीक है, इसलिए फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल की स्प्रिंग यहाँ पे यूज करते हैं, समझ गए। तो कॉइल का एरिया बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, इनकन्वीनियंट हो जाएगा, डिवाइस बल्कि हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न भी एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा करने के लिए इसलिए यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर यूज किए, जिससे यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो, है ना। ठीक है, और इस तरह से हम इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। क्लियर हो गया अभी ये।